नमस्कार दोस्तों, 20 अप्रैल 2023 एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने दुनिया के सबसे पावरफुल रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया। 120 मीटर की ऊंचाई, 5000 मीट्रिक टन वजन और 100 टन की पेलोड कैपेसिटी इसे दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल रॉकेट बनाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अपनी फ्लाइट के चौथे मिनट जमीन से करीब 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेक्निकल इशू के कारण रॉकेट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना पड़ा। लेकिन इतने बड़े रॉकेट को लॉन्च करने के पीछे की क्या वजह थी? इसमें पहली वजह थी डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन टू फाइंड द ट्रेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेस, और दूसरा ह्यूमन कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स पर ह्यूमन को सेटल करना। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, साइंटिस्ट इन कॉस्टली इंटरप्लैनेटरी और मल्टीप्लैनेटरी फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रेस जैसे मिशन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? इफ वी लुक इनटू द आंसर्स, तो इसका जवाब छुपा है हमारी अर्थ की हिस्ट्री में। बात है 19th सेंचुरी की। साइंटिस्ट केम टू नो कि हमारी अर्थ 5 मेजर एक्सटिंक्शन फेज से गुजरी है, जिसको द बिग 5 का नाम दिया गया। इसमें फर्स्ट है सिल्यूरियन, सेकंड डेवोनियन, थर्ड ट्रायसिक, फोर्थ जुरासिक एंड फिफ्थ टर्शियरी, जिसमें डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ। वैसे तो एक्सटिंक्शन नॉर्मली पार्ट होता है एवोल्यूशन का, जिसमें फिटेस्ट विल सर्वाइव, बट इतने बड़े लेवल पर एक्सटिंक्शन इज नॉट नॉर्मल। करंट लेवल ऑफ पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए साइंटिस्ट मानते हैं कि ह्यूमन रेस अगले नेक्स्ट एक्सटिंक्शन से ज़्यादा दूर नहीं है, और यही रीज़न है ह्यूमन रेस को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए साइंटिस्ट ह्यूमन रेस को सिर्फ एक प्लेनेट तक सीमित नहीं रखना चाहते। बट साइंटिस्ट ने मार्स को कोलोनाइजेशन के लिए क्यों चुना? आइए इसको समझने के लिए एक बार हम अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं। यह है हमारा सोलर सिस्टम। इसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं लास्ट 4 प्लैनेट जो कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून है, उनको जोवियन कैटेगरी में रखा गया है। जोवियन प्लैनेट वह प्लैनेट होते हैं जो गैस से मिलकर बने हैं, जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज हाइड्रोजन और हीलियम का है। गैसियस प्लैनेट होने की वजह से ह्यूमन कांट लिव ऑन देम। मरकरी, वीनस टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, पर सन के नज़दीक होने की वजह से उनका टेम्परेचर 400 से 800 डिग्री तक वेरी करता है। इसलिए मार्स इज द सिंगल ऑप्शन अवेलेबल विद द साइंटिस्ट टू स्टडी, और जहां पर कोलोनाइजेशन पॉसिबल है। मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट की जर्नी को साइंटिस्ट ने 3 स्टेज में डिवाइड किया। स्टेज 1, यूज ऑफ टेलीस्कोप। इन 1610 इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मार्स को डिस्कवर किया, बट टेलीस्कोप प्रिमिटिव था, सो ही कुडंट गेट मच इंफॉर्मेशन अबाउट मार्स। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, तो इन 1800 with new telescope we came to know very interesting fact about Mars. First, Mars एक rocky planet है और red in color है due to the presence of iron oxide. Second, Mars के ऊपर polar ice cap है जो शो करता है कि Mars पर कभी पानी था. Third, Mars के 2 मून हैं, Phobos and Deimos, but they are irregular in shape, unlike the Earth moon जो कि एक regular shape का मून है. And highest mountain of our solar system is also situated on the Mars. But Mars के बारे में और जानने के लिए और in-depth study के लिए in 1960 scientists started the robotic phase of human colonization. Robotic mission are further divided into 3 parts. Viking 1 फर्स्ट ऑर्बिटर था जिसको नासा ने 21 अगस्त 1975 में लॉन्च किया। इसके बाद रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने अपने ऑर्बिटर मार्स में भेजे, और साल 2014 में मंगलयान को लॉन्च करके इसरो 4th स्पेस एजेंसी बनी, जिसने सक्सेसफुली अपने ऑर्बिटर को मार्स के ऑर्बिट में प्लेस किया। और सरप्राइजिंगली मंगलयान सबसे चीपेस्ट ऑर्बिटर है, और इसरो ने इसे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुली लॉन्च किया, जो आज तक कोई स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं लैंडर। यह वो स्पेसक्राफ्ट होते हैं जो लैंड करते हैं पर सरफेस पर मूवमेंट नहीं करते और एक ही जगह पर रहकर सैंपल कलेक्ट करते हैं। और थर्ड कैटेगरी आती है रोवर की। यह वो स्पेसक्राफ्ट होते हैं जो सरफेस पर लैंड करने के बाद मूव करते हैं और सैंपल कलेक्ट करते हैं। 1997 में मार्स पाथफाइंडर फर्स्ट रोवर था जिसको नासा ने मार्स पर उतारा। करंटली द थर्ड एंड द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन कोलोनाइजेशन रॉकेट्स। इन 1990s पहली बार न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जॉर्ज H.W. बुश ने अपनी स्पीच में स्पेस एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव का हिंट दिया, जिसका फाइनल गोल था ह्यूमन का सेटलमेंट मार्स के सरफेस पर। इस प्लान की ड्यूरेशन थी 20 से 30 साल और इसका खर्चा था $440 बिलियन। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यह गवर्नमेंट का सिंगल लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर होता, बट ड्यू टू इट्स कॉस्ट एंड बैकलैश फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी इस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा। To find the alternate solution to reduce cost,
एक कमेटी बनाई गई अंडर रॉबर्ट जुब्रिन, जिस कमेटी का नाम दिया गया 90 डेज स्टडी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट निकाली मार्स सेमी डायरेक्ट के नाम से, जिसमें 2 मेजर पॉइंट बताए गए हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट। फर्स्ट, इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिसका मतलब था स्पेसक्राफ्ट रिटर्न जर्नी के लिए मार्स पर अवेलेबल रिसोर्स का यूज करके फ्यूल प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड, लॉन्ग सरफेस स्टे। अगर पॉसिबल होता है तो जो ह्यूमंस या साइंटिस्ट मार्स पर जाएंगे उनकी कभी वापसी नहीं होगी। मतलब अगर वो एक बार मार्स के सरफेस पे चले जाते हैं तो उनको वहीं रहना पड़ेगा, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ रिटर्न इज़ वेरी हाई। स्पेसएक्स ने अपने स्टारशिप रॉकेट की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए रॉबर्ट जुब्रिन के इन्हीं 2 पॉइंट को इंक्लूड करने के साथ साथ रॉकेट को रीयूजेबल बनाया, जिससे रॉकेट को बार बार यूज़ किया जा सके। स्टारशिप की पहली फ्लाइट को ना तो कंप्लीट सक्सेस की कैटेगरी में रखा जा सकता, ना ही कंप्लीट फेलियर की कैटेगरी में रखा जा सकता। बस यह एक छोटी सी पहल है एक राइट डायरेक्शन में मार्स पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए। धन्यवाद।